हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 22 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 नवंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। यकीन मानिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल में होने वाली है और आज की वीडियो देखने के बाद आपका बहुत सारा डाउट भी क्लियर होगा और बहुत सारा रिवीजन भी हो जाएगा। इंडिया के आप किसी भी एग्जाम की क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्विकली रिवाइज करेंगे कल के करंट अफेयर को, जिससे आप भूल ना जाओ। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मणिपुर जो है ये उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में शीर्ष पर रहा है एक बार फिर से। तमिलनाडु राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा लॉन्च किया है। और वहीं लांस नायक मंजू ये भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर बन गई हैं। और वहीं दोस्तों, भारत ने परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार जीत लिया है थाईलैंड में। और अमर सरकार पोर्टल अभी त्रिपुरा ने लॉन्च किया हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था इयान कॉर्डोजो ने अपनी पुस्तक लिखी है कारतूस साहब ए सोल्जर स्टोरी ऑफ रेजिलियंस। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पर्यटन नीति लॉन्च की है, जिसके तहत रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट लॉन्च करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। 1 महीने तक ये चलेगा कार्यक्रम। और स्काई रूट देश का पहला निजी रॉकेट बनाने वाला ये पहला निजी कंपनी बन गया है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी बन गया है। विक्रम एस नाम का रॉकेट इसने बनाया और इसको इसरो ने लॉन्च किया अभी। भारत के नए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल बन गए हैं। और ये चुनाव आयुक्त होंगे किसके साथ? अनूप चंद्र पांडे के साथ। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अभी भी हैं। ठीक है, तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़े थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे नए नए क्वेश्चंस। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व टेलीविजन दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 21 नवंबर को, वर्ल्ड टेलीविजन डे। ये टेलीविजन के महत्व के बारे में बताने के लिए और टेलीविजन का क्या योगदान रहा है पिछले दिनों में, मतलब जब से ये इन्वेंट हुआ तब से आज तक क्या क्या इसने योगदान दिया है, इसको बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 1996 से ऑफिशियली ये 21 नवंबर को मनाया जाना शुरू हुआ है। आज हम लोग बाकी चीजों को कवर करेंगे, इसलिए डे और थीम आज नहीं रिवाइज करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों अभी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें भारत आ गया है 61वें स्थान पर। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इंडिया क्लाइम्स 6 प्लेसेस टू 61st रैंक इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। एक्चुअली में पिछली बार दोस्तों 67वें स्थान पर था भारत। अब 6 पायदान कूद करके 61वें पर आ गया है। 6 पायदान का मुनाफा हुआ है। इसको जारी किया है रिपोर्ट को पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट ने। इसमें दोस्तों भारत को स्कोर मिला है 51.19 का। पिछली बार भारत 49.74 स्कोर किया था। अमेरिका टॉप पर है, सिंगापुर सेकंड पर और थर्ड पर है स्वीडन। ये तो हुई इसकी रैंकिंग, जिसमें भारत 61वें स्थान पर है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। अब हम लोग रिवाइज करेंगे पिछले दिनों का जो भी इंडेक्स आया है। पिछले दिनों का क्या, मैं तो कहूंगा आपका साल भर का जितना भी इंडेक्स आया है सबको रिवाइज करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको एक बार मेथड बताया था, कि तरीका बताया था कैसे आपको याद करना है, कॉपी पेन ले लीजिए, रफ कॉपी ले लीजिए और केवल अंक लिखिए। ठीक है ना, केवल और केवल नंबर्स लिखेंगे आप। जैसे जैसे हम लोग लास्ट से शुरू करते आते हैं, भारत की रैंक देखते चलेंगे। ठीक है ना, तो 180वें स्थान पर आपको पता होगा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत रहा था। सबसे आखिरी में रखा गया था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। इसको येल यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया था, याद रखिएगा। अच्छा, फिर 150वां स्थान हम लोग को याद होना चाहिए। हम लोग भारत की जो मीडिया है ना, प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट में 150वें स्थान पर है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं तो 136वां स्थान आता है, किसमें? हम लोग खुशहाली रैंकिंग में 136वें पर हैं। फिर 135वें पर हम लोग शांति सूचकांक में है, विश्व शांति सूचकांक में 135वें पर है। अच्छा, 135वें पर हम लोग एक और चीज में है, ग्लोबल जेंडर गैप में। तो ग्लोबल जेंडर गैप भी रिपोर्ट आप याद रखेंगे। इसके अलावा 132वां, इससे थोड़ा सा कम करोगे, 132वें में यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हम लोग हैं। किसमें? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। और वहीं 120वां आ जाता है, जिसमें हम लोग यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह भी जारी किया जाता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है। ध्यान रखिएगा, दोनों ही यूनाइटेड नेशन जारी करता है और एक है ह्यूमन डेवलपमेंट का, यानी कि HD इंडेक्स समझ लो, और एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट। ठीक है, इसके बाद 120 से भी नीचे आ जाते हैं तो 118वें स्थान पर आपको पता होगा ना कि हम लोग इंटरनेट ओकला के ग्लोबल स्पीड इंटरनेट के मामले में आ गए हैं। 118वें पर हम लोग हैं मोबाइल इंटरनेट में, और वहीं 78वें स्थान पर हम लोग फाइबर इंटरनेट या कहें कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट में हैं। अच्छा, 118 से भी नीचे आओगे अगर आप तो 107 पर पहुंचोगे। 107 पर हम लोग हैं वैश्विक भूख सूचकांक में, ग्लोबल
हंगर इंडेक्स में, ठीक है। और नीचे आओ, और नीचे आओगे तो आप पाओगे स्थान कौन सा, 87वां, ठीक है। अच्छा, विश्व वैश्विक भूख सूचकांक में पिछली बार हम लोग 101वें पर थे, इस बार 107वें पर हैं। 87वें पर हम लोग हेरले पासपोर्ट इंडेक्स में हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नीचे 85वें स्थान पर, 85वें स्थान पर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना है इसको। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जिसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहते हैं। और नीचे आएंगे तो हम लोग पहुंच जाते हैं कहां पर, 41वें पर पहुंच जाते हैं, सॉरी 46वें पर पहुंच जाते हैं, अभी एक बच रहा है ना, 46वें पहुंच जाते हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ईआईयू जारी करता है और ये पूछा जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। और नीचे आएंगे तो 41वें स्थान पर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में हम लोग, ठीक है ना। और नीचे आएंगे तो अभी 37वें स्थान पर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें आईएमडी की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में है, ठीक है, बहुत पुरानी रिपोर्ट है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस यानी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक है ऐसा करके कुछ, तो 37वें स्थान पर है, आईएमडी जारी करता है। और नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे तो 8वें स्थान पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वाच के द्वारा जारी किया गया, इसमें 8वें स्थान पर हम लोग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शुरू किया था मैंने पर्यावरण प्रदूषण से, यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं। पर्यावरण ये प्रदर्शन सूचकांक था, ठीक है ना। और यहां पर क्या था, ये है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है ना। सूचकांक सारा का सारा आपका रिवाइज हो चुका है। एक बार अगर आप नहीं नोट कर पाए हो तो पीछे कर लेना, फिर से नोट कर लेना, इसको नोट डाउन करके अपने नोट्स में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी रिवाइज करना होगा सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे नंबर्स लिखेंगे और मन में आप अपने बोलेंगे। क्लियर है। आगे, हाल ही में सरकार ने आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए कितने अकादमियों को स्थापित करने की घोषणा करी है। तो केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा करी गई कि आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ और खेलों को बढ़ावा देने के लिए 100 ऐसी अकादमियां बोले तो एकेडमीज स्थापित करी जाएंगी। आर्टिकल देख पाओगे, अपने आपके सामने है। तो देखो, ये अर्जुन मुंडा जी ने अनाउंस किया हुआ है। अर्जुन मुंडा जी आपको पता होगा केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं, ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने घोषणा करी हुई है, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया कि आदर्श ग्राम योजना भी लागू करी जा रही है। आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को पढ़ाने, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और भी बुनियादी ढांचे जो हैं वो विकसित करे जा रहे हैं। उसी के एवज में तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए अकादमियां भी 100 ऐसी एकेडमीज भी स्थापित करी जाएंगी। क्लियर। अच्छा, अर्जुन मुंडा जी को स्कॉच अवार्ड भी मिल चुका है, स्कॉच अवार्ड मिल चुका है कई सारे, ठीक है ना, आपको पता होगा स्कॉच अवार्ड। ओके, आगे, भारतीय नागरिकों को अब किस देश की यात्रा के लिए आवेदन करते समय पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भारतीय नागरिक है वो सऊदी अरेबिया जाना चाहता है तो सऊदी अरेबिया जाने के लिए क्या लगता था, पासपोर्ट लगता था और एक लगता था दोस्तों वीजा, जैसा कि सब में लगता है लगभग सभी देशों में, ठीक है, जहां पर वीजा फ्री एक्सेस नहीं होता है। इसके अलावा भी एक पुलिस क्लियरेंस लेना पड़ता था। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मतलब आप कोई अपराधी तो नहीं हो, कोई ऐसा तो नहीं है, तो पुलिस क्लियरेंस जो सर्टिफिकेट लेना था वो अब सऊदी अरब के लिए अनिवार्य नहीं होगा। ये अभी सऊदी अरब में जो राजदूत हैं अपने, उन्होंने अनाउंस करके बताया है कि भैया अब आपको यहाँ आना है तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने की जरूरत अब नहीं है। हमारी इनसे बातचीत अच्छे से हो गई है, इनको भरोसा है भारतीयों पर। क्लियर है। तो अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसे पीसीसी कहा जाता था, ये जमा करने की जरूरत नहीं होगी। सऊदी अरब में आपको बता दें 20 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिक रहा करते हैं, ठीक है। ऐसे ही यूएई में भी ऐसे लाखों भारतीय रहा करते हैं। सऊदी अरब आज के टाइम पर दोस्तों दुनिया की लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ऑयल प्रोड्यूसिंग बोले तो क्रूड ऑयल, ठीक है, जो कच्चा तेल होता है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन और निर्यात यही कर रहा है। इसकी एक कंपनी है सऊदी अरामको। सऊदी अरामको आपको पता होगा कुछ दिन के लिए इसने एप्पल को पीछे कर दिया था। अभी जब रसिया यूक्रेन वार छिड़ा था ना, जब एप्पल ने अपना सब बिजनेस वगैरह रसिया से बंद करके बाहर आया था, तो वहां उस टाइम पर अरामको जो है ये कंपनी सबसे सबसे ज्यादा क्या कहते हैं मार्केट वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई थी। फिलहाल सऊदी अरब आया है तो चलिए वर्ल्ड मैप में आपको घुमाते हैं सऊदी। वैसे तो अभी आप जाओगे नहीं, एग्जाम लगा हुआ है। चलिए तो वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आपको आना है किस तरफ, सऊदी अरेबिया की तरफ। बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना, 3-4 घंटे की फ्लाइट है। आप इधर से आओगे यहां पर गल्फ कंट्रीज के साइड में, तो ये जो बड़ा सा देश आपको दिख जाएगा ना, ये है सऊदी अरेबिया। यहां पर है यूएई, दुबई, जिसको घूमना हो तो यहीं पर उतर जाना रास्ते में। देखो ये गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी।
ओमान की खाड़ी मतलब यहाँ पर ओमान देश है तो इसकी खाड़ी जो है इसलिए गल्फ ऑफ ओमान नाम दे दिया गया। ऐसे यहाँ पर फारस की खाड़ी है, पार्सियन गल्फ, ठीक है ना, फारस की खाड़ी। तो यहाँ पर ये सभी जो कंट्रीज हैं, ये सभी कंट्रीज जो हैं ये क्योंकि खाड़ियों के आसपास हैं इसलिए हम लोग इसे कहते हैं खाड़ी देश। क्या कहते हैं? खाड़ी देश करते हैं। और यहाँ तेल बहुत पाया जाता है इसीलिए ये लोग जो है ये दुनिया भर में अपना धाक जमाए हुए हैं। फिलहाल सऊदी अरेबिया, ये देखो जब भी सऊदी अरेबिया आएगा मैंने आपसे बताया था आपको दो चीजें ऐसे एक रिदमिक रूप में बोलना है, रियाद, रियाल, मजलिस अल सूरा। क्या बोलना है? रियाद, रियाल, मजलिस अल सूरा। रियाद है यहाँ की राजधानी, रियाल है यहाँ की करेंसी और मजलिस अल सूरा होती है यहाँ की संसद का नाम। सऊदी अरेबिया के वैसे क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को दोस्तों लिखा है अभी हाल ही में साइमन सेबाग ने। किसने? साइमन सेबाग ने। ये इनकी नई पुस्तक है साइमन सेबाग की, यहां पर आप देख पाओगे। तो इन्होंने ना बेसिकली ये बताया हुआ है कि कैसे कोई फैमिली की हिस्ट्री डेवलप हुई। फैमिली कौन सी फैमिली? जैसे कि मान लो मुस्लिम फैमिली, बुद्धिस्ट फैमिली, ठीक है, और जो क्रिश्चियन है वो मतलब शुरुआत में कैसे जन्म हुआ, कैसे कैसे धर्म बना, ये सारी चीजें इसमें इन्होंने इस बुक में बता रखी है। तो ये बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है सिमोन सिबॉग, तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है ए वर्ड ए फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, तो इनकी मानवता कैसे विकसित हुई विभिन्न परिवारों की, विभिन्न धर्मों की, इसके बारे में इसमें बताया गया है और हैचेट इंडिया द्वारा ये पब्लिश किया गया है। अच्छा, ये तो इनकी पुस्तक रही। पिछले दिनों में भी बहुत सारी पुस्तकें आई थी, उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी आई थी ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, इसको साहिल सेठ ने लिखा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, इसको डॉक्टर विमल जालान ने लिखा है, ठीक है ना, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं। रेनी नाबा ने अभी डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नाम की पुस्तक लिखी है, इंपॉर्टेंट है। विनिंग द इनर बैटल, ये शेन वाटसन ने लिखा है, शेन वाटसन क्रिकेटर रहे हैं, आपको पता है। नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन, ये गौतम बोरा ने लिखी है पुस्तक, गौतम बोरा। कार्टूज साहब, इसको मेजर जनरल इयान कॉर्डोजो ने लिखा है, कल मैंने बताया था आपको। द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री, साइमन सेबॉग, ये आज की पुस्तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो आपको पसंद आया करे ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो और एक बार शेयर जरूर कर दिया करो। देखो, आप अगर इंडिया के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं आप डेली करंट अफेयर की वीडियो जरूर देखा करो। कुछ भी देखो या ना देखो, मतलब एक दिन खाना ना खाओ चलेगा, लेकिन डेली करंट अफेयर जरूर देख लेना, इससे आपका माइंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए पहला अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए मिला है दोस्तों खालिद जावेद को। खालिद जावेद, ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और बहुत ही फेमस उपन्यासकार हैं। इन्होंने अभी हाल ही में साहित्य का जेसीबी प्राइज जीता हुआ है। बहुत ही ज्यादा ये प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है लिटरेचर में। तो इनको इनके उपन्यास द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए दिया गया है। अच्छा, इनका कंपटीशन किससे किससे है पता है? गीतांजलि श्री वगैरह से। गीतांजलि श्री आपको पता होगा ना, अभी गीतांजलि श्री, द टॉम्ब ऑफ सैंड, द टॉम्ब ऑफ सैंड, क्यों भूल गए भाई? द टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। इसके लिए क्या मिला था इनको? इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। ये भी कंपटीशन में थी इसी में, लेकिन वहां के बोर्ड मेंबर ने कहा आप तो एक पा गए हो, इनको भी बेचारे को एक दे दो, ठीक है ना, बुकर पुरस्कार आप तो पाए हो। चलो, तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हिंदी के लिए पहली बार हिंदी के लिए गीतांजलि श्री को मिला, द टॉप ऑफ सैंड नाम की इनके नॉवेल के लिए। तो ये भी इस कंपटीशन में थी। फिलहाल इनका द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए खालिद जावेद को मिला है, ठीक है, जेसीबी साहित्य पुरस्कार। अगला है, हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों दलाई लामा को। तिब्बतीय आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा गांधी मंडेला सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है। तो ये 14वें दलाई लामा है। अच्छा, दलाई लामा लोग सुनते हैं ना, सोचते हैं कोई व्यक्ति होगा ऐसा, ठीक है, तो ये बिल्कुल व्यक्ति तो है, लेकिन दलाई लामा ना एक्चुअली में एक पद होता है, ठीक है ना। दलाई लामा जो है ये एक पद होता है, ये तिब्बतीय आध्यात्मिक गुरुओं का एक पद होता है। तो इस समय ये 14वें नंबर के दलाई लामा है, ठीक है। तो ये जो आपको इमेज में दिख रहा है, इनका नाम कुछ है पता नहीं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो इनको ये मिला हुआ है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया।
और इन्होंने इनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कही, खूब ढेर सारी। हम लोग को उनसे नहीं मतलब है, हम लोग को मतलब है गांधी मंडेला पुरस्कार से। चलो, ये तो दिया गया है इनको। अब हम लोग कुछ और पुरस्कारों को रिवाइज कर लेते हैं। अभी पिछला पुरस्कार हम लोगों ने देखा, अभी जेसीबी साहित्य पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार था। तो अब ये 2 पुरस्कार हो गए, तो चलिए कुछ साहित्यिक पुरस्कार को ही रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, साहित्यिक पुरस्कार। ठीक है, चलो साहित्यिक पुरस्कार यहाँ डालते हैं। अब साहित्यिक पुरस्कार की जब भी बात आती है, मैं यहाँ लिखने वाला नहीं हूं, मैं ऐसे बोलते जाऊंगा, आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि टाइम की लिमिट होती है, टाइम का बाउंडेशन होता है, 15 से 20 मिनट में ही आपको देना होता है। तो देखो, सरस्वती सम्मान अभी दिया गया, किसको दिया गया? रामदरस मिश्रा को, मैं तो यहाँ हूं के लिए। इसके बाद सेम 31वां व्यास सम्मान भी दिया गया, किसको दिया गया? असगर वजाहत को दिया गया, महाबली नाटक के लिए। उसके बाद ही जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया, ये भी 31वां ही संस्करण था जीडी बिरला पुरस्कार। ये नारायण प्रधान को दिया गया, भौतिक विज्ञान के ये शास्त्री हैं, एक प्रकार से समझ लो, ज्ञाता हैं। और इसके बाद अभी 32वां और 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। 31वां 2021 के लिए दिया गया और 32वां दिया गया 2022 के लिए। अब देखो 2022 के लिए भी दिया जाना शुरू हो गया। अभी तक तो मैंने जो बताया वो 2021 के लिए था। ठीक है, अभी एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बताऊंगा। चलो, तो 31वां बिहारी पुरस्कार और 32वां बिहारी पुरस्कार। 31वां तो मिला मधु कांकरिया को, हम यहाँ थे के लिए, और माधव हाडा को मिला 32वां बिहारी पुरस्कार। ठीक है, पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए। ठीक है, तो पचरंग चोल पहाड़ सखीरी ये तो आपको याद करना नहीं है, आप बस केवल माधव हाडा का नाम याद रखोगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सभी के सभी पुरस्कार दिए जाते हैं किसके द्वारा? जीडी बिरला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? जीडी बिरला फाउंडेशन के द्वारा। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, मैंने आपको बताया कि 31वां 2021 के लिए, इसका मतलब सबकी शुरुआत 1991 से हुई थी और सबका संस्करण 2021 में था 31वां। बस बिहारी पुरस्कार 31वां और 32वां दोनों दे दिया गया है, तो 32वां वाला भी बिहारी याद रखेंगे। इसके अलावा जब भी बात आती है तो ज्ञानपीठ मत भूलना, जब भी साहित्य की बात आती है। तो ज्ञानपीठ में मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था? फूंको और मौज करो। क्या करो? फूंको और मौज करो, एकदम चिल रहो। तो 2020 के लिए और 2021 के लिए फूंको और मौज करो। फूंको मतलब नीलमणि फूकन, नीलमणि नीलमणि फूकन। ठीक है, फूकन। और मौज करो मतलब दामोदर माउजो, दामोदर माउजो। ठीक है, और जब फूकोगे और मौज करोगे तो क्या आएगा? बुद्धि खुलेगी, ज्ञान आएगा। ठीक है ना, मतलब ट्राई मत करने लग जाना। तो ज्ञान आएगा मतलब ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 के लिए नीलमणि फुकन, 2021 के लिए दामोदर माउजो। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया था गांधी शांति पुरस्कार। तो गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। ठीक है, गांधी जी के भक्त भी थे, गांधीवादी भी थे और राष्ट्रपति भी थे वहां के पहले बांग्लादेश के। ठीक है, इसके अलावा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे प्रथम नाम का एनजीओ है एक, प्रथम नाम का एनजीओ है एक, उसको मिला हुआ है। ठीक है ना, और अभी जेसीबी वाला तो आपने पढ़ा ही। हाल ही में 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स कहां शुरू किया गया? तो ये आयोजित किया गया दोस्तों अभी हाल ही में मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित हुआ 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स। तो ये कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स मतलब कि समझ लो कि अकाउंट से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस था। कांग्रेस का मतलब आप कांग्रेस पार्टी मत समझ लेना, कांग्रेस का मतलब एक प्रकार का कॉन्फ्रेंस भी होता है। तो 21वां इस बार का संस्करण था, 18 से 21 नवंबर तक आयोजित किया गया जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। अब जियो वर्ल्ड सेंटर जो है ना, बेसिकली एक प्रकार का एक ऐसा समझ लो कि जैसे होता नहीं है कि शादी ब्याह होना होता है तो एक पंडाल होते हैं जैसे शहरों में, तो वहां पर बारातें रुका करती हैं। ऐसे ही एक पंडाल है मुंबई में जहां पर अगर कोई कॉन्फ्रेंस कोई समिट वगैरह होना होता है ना, तो वो वहां पर हुआ करता है। जैसे आप जान लो प्रगति मैदान नई दिल्ली वाला। ठीक है, ऐसे ही ये भी है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये आयोजित कराया गया। इस बार की थीम रखी गई थी बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। क्लियर? आगे, हाल ही में जारी जल जीवन मिशन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो जल जीवन मिशन रैंकिंग में अभी उत्तर प्रदेश के कई सारे जिले कई सारी कैटेगरीज में टॉप पर तो रहे हैं, लेकिन उनमें से जो एक जिला है जिसने दिल जीता है, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर कई कैटेगरीज में ये टॉप पर रहा है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं रहा है, ये मतलब ओवरऑल इंडिया में कई कैटेगरीज में टॉप पर रहा है। अभी जल जीवन मिशन की रैंकिंग जारी की गई, बहुत सारे जो हैं ये कैटेगरीज में जारी किए गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आकांक्षी जिलों की कैटेगरी में, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों के कैटेगरी में, तेजी से आगे बढ़ने वाली कैटेगरी में। ठीक है ना, बहुत सारी कैटेगरी। तो उसमें शाहजहांपुर जो है ना, ये सब में कई कैटेगरी में मैक्सिमम कैटेगरी में ये टॉप पर रहा है।
दूसरे स्थान पर बुलंदशहर रहा है। ऐसे यूपी के कई जिले जो है टॉप 3 में रहे हैं, या तो उन्होंने टॉप किया है यूपी के जिले जो हैं, या तो टॉप 3 में आए हुए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सीय क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों अभी हाल ही में असम में। असम में अब पूर्वोत्तर का पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र होगा। ठीक है, आर्टिकल देख लीजिए रेफरेंस के लिए। सर्बानंद सोनोवाला ओपन्स नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट सेंटर ऑफ यूनानी मेडिकल्स इन सिलचर। सिलचर जो है ये असम में पड़ता है, तो वहां पर ये किया जाएगा। सर्बानंद सोनोवाल जी कौन है? ये केंद्रीय आयुष मंत्री हैं और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री भी हैं। तो आयुष मंत्री होने के नाते इन्होंने यूनानी चिकित्सा किया है। मैंने आपको आयुष के बारे में ऐसे बताया था ना, आयुष आयुष मतलब क्या? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा और होम्योपैथी। तो इसी के तहत ये आ गया यू से यूनानी चिकित्सा, जिसका ये क्षेत्रीय केंद्र होगा। 48 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 3.5 एकड़ के क्षेत्र में ये फैला हुआ होगा। अच्छा, वीडियो आज लंबी ना हो जाए इसलिए असम राज्य के बारे में आज नहीं बात करेंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ये दोस्तों मनाया जाता है 20 नवंबर को। जैसे हम लोग 14 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय बाल दिवस, ठीक है ना, नेहरू चाचा जी की जयंती के अवसर पर, ऐसे ही 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। ठीक है, तो सेम वही काम, चिल्ड्रंस डे, बच्चों के लिए एक और दिन। ठीक है, तो इस बार की थीम ये रखी गई है, इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड थीम इंपॉर्टेंट है। 1954 से ही ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, इनकी जयंती पर 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। क्लियर? तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर जरूर कर देना दोस्त। अच्छा, लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछ रखे थे, चीन में भारत के राजदूत कौन है? तो वो है प्रदीप कुमार रावत। और महाराष्ट्र कितने राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो 6 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। आज आपके लिए क्या क्वेश्चन है? आज आपको बताना है सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। इसके अलावा स्काई रूट एजेंसी जो है ना, जो कि फर्स्ट प्राइवेट स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसके अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, फाउंडर कौन है, ये सब आप बता सकते हो। दोस्तों आप लोग डेली करंट अफेयर रोजाना जरूर देखा करो। ठीक है, ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसकी पीडीएफ और क्विज भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। ये सब चीजें आपको एमजेटी ऐप पर मिलेंगी। एमजेटी ऐप ओपन करो, बहुत सारे महीनों की भी क्विज आप प्राप्त कर पाओगे, बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी फ्री में, पीडीएफ, फ्री वीडियोज, मॉक टेस्ट वगैरह मिलेंगे। आप हमारे पेड कोर्सेज लेना चाहते हो तो पेड कोर्सेज भी ले सकते हो, बेस्ट ई बुक्स भी हैं, आप ले सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप से ऑनलाइन आप डाउनलोड कर पाओगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।